नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए साइंस के इस नए अध्याय में। एनसीईआरटी क्लास 10th हम लोगों ने केमिस्ट्री को समाप्त कर दिया है। केमिस्ट्री हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। बायोलॉजी में हम आज पहुंच गए हैं। एनसीईआरटी का जब आप चैप्टर देखोगे तो आज हम 8वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। बहुत शानदार शानदार प्रश्न है और प्रश्नों की संख्या भी काफी ठीक ठाक है, मतलब लगभग 60 के आसपास प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो यहां से भी प्रश्न भर भर के आपको आने वाले हैं। ये 8वां चैप्टर है। अब आपको लग रहा होगा कि कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं एनसीईआरटी में, कब तक ये चलेगा, समाप्त भी होगा कि नहीं समाप्त होगा। तो है तो वैसे तो 16 लगभग 16-17 चैप्टर है, 8 जिसमें हम लोग पढ़ लिए हैं। बाकी 16 में हम लोग 16 नहीं पढ़ेंगे। आखिरी में कुछ पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण का हम अलग से आपको कहीं और से मैं करा दूंगा। तब भी मान के चलिए कि 7 तो अभी हम लोग करेंगे ही, है ना। तो 7 चैप्टर इसके अलावा और भी करेंगे, मतलब कि 3 दिन का लगभग अभी और 3 से 4 दिन का समय आपको लगने वाला है। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सीरीज में। एक से एक बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको लेकर के आया हूं, जो एग्जाम में आपको मिलने वाला होता है। आ जाइए, देखिए पहला सवाल ये रहा। पादपों में, पादप मतलब प्लांट, जानते हैं ना, पादपों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस रूप में संचित होता है? तो पादप में जो होता है संचित, वह होता है स्टार्च के रूप में। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पादप की कोशिका भित्ति सर सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज क्यों नहीं? तो देखिए, सेल्यूलोज मुख्य रूप से उसका कार्बोहाइड्रेट संचित नहीं होता है, ठीक है ना। मुख्यतः जो संचित होता है वो होता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। सेलुलोज की इसकी छाले बनी होती हैं, कोशिका भित्ति बनी होती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति तो सेलुलोज। बाकी अगर संचित की बात करें, ये संचित भोजन है। अब संचित भोजन का प्रयोग कर सकता है ये, लेकिन कोशिका भित्ति जो है उसका प्रयोग ये कैसे करेगा, है ना। तो ये हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, अब पादप में आपने तो देख लिया कि प्लांट के रूप में, लेकिन अगर जंतु की बात करेंगे तो जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में कैसे? तो ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, एक पादप है और एक एनिमल है। तो एनिमल का मतलब ये मत समझिए कि जो 4 पैर वाला है वो आप भी और मैं भी एनिमल के ही अंतर्गत आते हैं, समझ रहे हैं। तो जो जीव हैं वो एनिमल के ही अंतर्गत आते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे घोड़ा, चाहे जानवर, चाहे हाँ सभी। चलिए आइए, तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को अमोनियम एवं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन गैस के रूप में नहीं, नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में ये ग्रहण करते हैं, ध्यान रखिए। चलिए हम आते हैं चौथे सवाल पर। पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है यह भोजन कैसे करता है? मैंने आपको पहले बताया था अमीबा के बारे में कि कूट कूट पांव होता है उनके पास, छदम पांव होता है, उसी छदम पांव से वो भोजन करते हैं। यह भी पैरामीशियम भी जो है वो कूट भक्षण के माध्यम से होलोजोइक प्रोसेस होता है, इसी से ये भोजन करते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम हो जाए, कूट भक्षण याद रखेंगे। आइए, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह इनमें से कौन सा है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, कहीं टाइलिन भी है ना, लेकिन ऑप्शन में तो आपको ट्रिप्सिन देखना है। तो ट्रिप्सिन आप ध्यान रखिएगा कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है, सॉरी ट्रिप्सिन बता रहा हूं, एमाइलेज पाया जाता है भाई। ट्रिप्सिन का तो आंत में होता है निर्माण, एमाइलेज होता है, कंफ्यूजन हो जाता है ना कभी कभी। तो ध्यान रखिएगा, लार में टाइलिन और एमाइलेज, ये आपको टाइलिन भी है और एमाइलेज भी है, तो दोनों ध्यान रखना है आपको। और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना है, एमाइलेज होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आ जाइए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। मुंह से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा पहुंचता है? मुंह से आमाशय तक जो भोजन पहुंचता है वह ईसोफेगस के द्वारा, यानी कि ग्रसिका के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रसिका के द्वारा पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके द्वारा पहुंचता है भैया। फूड पासेस फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू विच ऑर्गन? तो आप बताएंगे ग्रसिका या
ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये रहा, आइए। हाँ, कह रहा है निम्न में से कौन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अभी हमने बताया आपको कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का है ना, तो हमसे तो प्रोटीन का जुड़ रहा है। लाइपेज भी मैंने बता दिया कि वसा का। बच गया कौन, पेप्सिन। पेप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पेप्सिन हो जाएगा सही आंसर। आइए 8वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो अमाशय में आपको पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, यही खाने को डाइजेस्ट करने में इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। सारे सूक्ष्म जीवों को मारता भी है, भोजन में जो सूक्ष्म जीव छोटे छोटे पहुंच जाते हैं उसको, तो ये हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसी को HCl कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए, अमाशय से भोजन किस भाग में प्रवेश करता है। आपके अमाशय में चला गया, वहां HCl इसमें मिक्स हो गया, अब ये जाएगा कहां, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्षुद्रांत्र मतलब होता है छोटी आंत। जब आप इसका अंग्रेजी वाला नाम देखेंगे तो आप जान जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, यानी कि अमाशय के बाद ये कहा जाता है, तो ये छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। अब छोटी आंत का प्रोसेस देखिएगा। आहार नाल जो है, आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वह होता है छोटी आंत। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो क्या है, तो वह छोटी आंत है आहार नाल का। तो ध्यान रखना है क्षुद्रांत्र होगा। आहार नाल में कौन कौन आ रहा है, तो ये देखना है। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि भैया ग्रसिका है सर, ग्रसिका या ग्रास नली कह लीजिए। क्षुद्रांत भी उसमें शामिल है, बड़ी आंत भी शामिल होगा। ध्यान देते चलिएगा कौन कौन मतलब इसमें पाचन तंत्र वाले में शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। आइए, इनमें से किसकी क्षुद्रांत्र लंबी होती है, मतलब किसकी छोटी आंत लंबी होती है। तो छोटी आंत शाकाहारी जीवों की लंबी होती है। ध्यान रखिएगा, जो शाकाहारी होते हैं उनकी छोटी आंत लंबी होती है, मांसाहारी की छोटी होती है। नाम है भले छोटी आंत, लेकिन होता है ये बड़ी आंत से भी बड़ा। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत से बड़ा होता है छोटी आंत, और शाकाहारी में तो खासकर और भी बड़ा होता है। चलिए 12वां सवाल क्या कह रहा है पूछते हैं, आइए पूछ लीजिए। इनमें से कौन प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचक का स्थल है। कहां प्रोटीन का भी पूरा पाचन हो जाता है और वसा का भी पूरा पाचन हो जाता है, वो जगह कौन सा है, तो वह जगह है छोटी आंत। यहाँ प्रोटीन भी आपका पच जाता है और वसा भी पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, आप जानते ही हैं। इसलिए आपने देखा होगा एथलीटों को कि ग्राउंड में पहुंच जाएंगे तब भी केला या कुछ ग्लूकोज वगैरह लेते रहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही मुंह में वो डालें वहां पाचन शुरू, मतलब इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी मिलती है। प्रोटीन जो होता है वो जटिल होता है, जिसको टूटने में समय लगता है। वसा जो होता है ये भी बहुत जटिल होता है, इनसे एनर्जी प्राप्त होने में आपको टाइम लगता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तुरंत एनर्जी दे देता है। इसलिए आप कभी देखिएगा, कभी भूख लगा हो तो आप केला या कोई मीठा चीज खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, तो आपको इंस्टेंट तुरंत एनर्जी दे देगा, है ना, मतलब तुरंत भूख आपका मिट जाएगा। ये होता है, तो क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में ही ये प्रोसेस हो जाता है। आइए, कार्बोहाइड्रेट का तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। आ जाते हैं अमाशय से आने वाला भोजन जो होता है। अमाशय अभी हमने बता दिया, ध्यान से समझिएगा। अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, हमारे साथ समझ रहे हैं, तो बिल्कुल इजिली आप इसको कर लेंगे। अमाशय से जो भोजन आएगा वो कैसा होगा। हमने बताया कि सर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, अम्ल है। तो जब अम्ल में भोजन लपेट दिया जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो अम्लीय हो जाएगा सर। तो ये तो सर बिल्कुल ही अच्छी बात आपने बता दी और ये सही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अम्लीय भोजन डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं होता है, इसको क्षारीय बनाना पड़ता है। अब क्षारीय बनाने के लिए इसमें भाई क्या मिलाना पड़ेगा, तो इसमें तो कुछ क्षारीय पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीत रस का पीएच मान याद है किसी को, याद है तो कमेंट करिएगा। तो देखिएगा पीत रस जो होता है वो क्षारीय हो जाएगा, है ना। अब ये क्या करता है, अमाशय से जो भोजन आ रहा है अम्लीय भोजन, उसको क्षारीय बना देगा। कौन बना देगा, तो कहेंगे कि हाँ सर ये तो पीत रस जो है यही तो बना देगा, पीत रस जो है ये बना देगा। ठीक है, आप इन सब का पीएच मान लिखिए। लार का कितना है आपको पता है, कौन कौन इसमें अम्लीय है और कौन कौन इसमें क्षारीय है। पीत रस का लिखिए, बाइल जूस जिसको कहते हैं। अग्नाशयी रस का लिखिए,
आंत्र रस का लिखिए और लार का भी लिखिए। देखिए लिखेंगे तब आपको चीजें याद होंगी, नहीं लिखेंगे तो भूलते रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। पीतरस, पीतरस स्रावित होता कहां से है? तो अगर ऑप्शन आपको दे देता पिताशय तो मैक्सिमम बच्चे पिताशय लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पीतरस यानी बाइल जूस जो है यह पिताशय से नहीं निकलता है, पित्त आशय मतलब वो उसका घर है, वहां रहेगा, बट वो रिलीज कहां से होगा, निकलेगा कहां से, है ना? तो वह निकलता है लीवर से। पीतरस का निर्माण लीवर की यानी यकृत के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कहां होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव जो होता है वो अग्नाशय, कहां? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, ध्यान रखिएगा। ट्रिप्सिन का जो होता है निर्माण वह पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में केवल ट्रिप्सिन ही नहीं और भी एंजाइम वहां से रिलीज होते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप याद कर लीजिएगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ट्रीपा, पा से पैंक्रियाज आपको याद कर लेना है। आइए, वसा का पाचन कौन करता है? तो मैं बता दिया हूं कि लाइपेज, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, पेप्सिन प्रोटीन का, है ना? और वसा, वसा का आपको मैं बता दिया हूं क्या? लाइपेज, याद है? देखिए कहां है, हाँ है ना, लाइपेज, तो ध्यान रखिएगा लाइपेज। क्लियर है? आइए आगे, अब बताते हैं लाइपेज का स्राव कहां से होता है। अभी हमने क्या बताया? ट्रिप्सिन का, तो ट्रिप्सिन का सर आंत बता दिया है आपने, सॉरी वही अग्नाशय बता दिया है आपने, बट आंत्र सॉरी लाइपेज का, तो लाइपेज का भी अग्नाशय और ट्रिप्सिन का भी अपना अग्नाशय, दोनों का अग्नाशय ही होगा, लाइपेज भी अग्नाशय, ट्रिप्सिन भी अग्नाशय। आ जाइए, चलिए, आंत्र रस स्रावित करने वाली ग्रंथि कहां स्थित होती है? आंतरस, आंतरस जो स्रावित करता है वो कौन सा करता है? तो आंतरस देखिए, बड़ी आंत भी और छोटी आंत, दोनों जगह से ये आंतरस निकल जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन ज्यादा ऑप्शन जो देता है वो सी देता है। अगर बड़ी आंत ऑप्शन में न रहे तो केवल आप छोटी आंत लगाइएगा, बाकी यहाँ आपको दोनों लगा देना है। चलिए हम आते हैं 20वां प्रश्न पर। पाचन के दौरान प्रोटीन जो होता है वो टूट जाता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है भाई? तो प्रोटीन का पाचन सर आपने तो अभी ही बताया कि प्रोटीन का पाचन जो है यह आपका पेप्सिन कर देगा, ठीक है। बाकी ये टूटता किस में है? तो ये जो होता है ये प्रोटीन जब टूटेगा, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जब टूटेगा तो वो अमीनो एसिड बनेगा, वसा जब टूटेगा तो वो फैटी एसिड बनेगा, ठीक है। और जानते ही हैं आपकी कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज से बनेगा, ग्लाइकोजन लास्ट में, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, और वसा वसीय अम्ल में बदल जाता है, या फिर ग्लिसरॉल भी ऑप्शन दे दे तो ग्लिसरॉल भी हो जाएगा। देखिए जैसे वसा का पूछेगा तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल दोनों होगा, लेकिन यहाँ पूछा है प्रोटीन का। प्रोटीन जो है या आपको अमीनो अम्ल, प्रोटीन का पाचन किया कौन? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन किया। ट्रिप्सिन भी इसको तोड़ता है प्रोटीन को, तो ट्रिप्सिन भी कहेंगे कि ट्रिप्सिन भी करता है और पेप्सिन भी करता है, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप जान गए कि कौन किसका पाचन करता है। आइए यहां समझिए कि पाचन के दौरान जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो आपको अभी मैंने बता दिया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? ग्लूकोज बदल जाते हैं, स्टार्च नहीं। स्टार्च के रूप में आप एनर्जी सेव करते हो ना। ये पादप जो हैं, ये मैं पिछले ही क्वेश्चंस में कराया था, क्वेश्चन नंबर शायद 1 या 2 था, कि पादप में संचित होता है तो वो स्टार्च वहां होता है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। वसा किस में बदल जाता है? तो वसा ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड यानी वसा अम्ल में बदल जाता है। तीनों आपको क्लियर हो गया। इनमें से किस में अंगुली जैसी उभार संरचनाएं होती हैं जिसे विली कहा जाता है? अंगुली जैसे अंगुली नुमा उभार संरचनाएं होती हैं, छोटी आंत जब आप देखेंगे ना तो इसमें दीर्घरोम टाइप का ऐसे होता है जिसको विली कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ होता है? तो सर ये तो छोटी आंत आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये क्षुद्रांत्र में ही होगा, है ना। तो ये कहाँ होगा? क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में। क्लियर हो गया? चलिए आइए अगला प्रश्न। बिना पचे हुए भोजन, मतलब वह भोजन जो पचा नहीं है। तो बिना पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण कौन करता है? तो बिना पचे हुए भोजन से जल का जो अवशोषण करता है ये बड़ी आंत, और इसके बाद ये गुदा द्वार के द्वारा आपका जो वेस्ट फूड होता है, जो आपका मतलब सारा प्रोसेस होने के बाद उसको गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ये बड़ी आंत हो जाएगा ऑप्शन। आइए देखिए पायरुविक जो यहाँ बनता है ना, ये प्रश्न इससे बहुत बनता है पायरुविक से। आइए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पिरुवेट या पायरुवेट
का विखंडन होकर किसका निर्माण होता है? तो ध्यान देना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अब दो चीज होता है। एक तो हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन जब ना मिलेगा तब भी पायरुवेट का निर्माण होगा, और एक ईस्ट में, तो ईस्ट में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पिरुवेट का विखंडन होता है तो ईस्ट में इथेनॉल बनता है, ठीक है, और कोशिकाओं में जो बनता है वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कभी आप देखेंगे, किसी दिन आप ज्यादा मेहनत कर लीजिए, कसरत कर लीजिए, तो आपके मांसपेशियों में दर्द होगा, है ना, वह दर्द का कारण होता है लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में एथेनॉल बनता है और कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर सर ए तथा बी हो जाएगा। अब जैसे ही बच्चे पिरुवेट देखते हैं, लैक्टिक अम्ल लगा के चले आते हैं, वो सोचते हैं कि एक नंबर पक्का हो गया, लेकिन पक्का क्या हो गया? कच्चा हो गया, है ना। तो क्वेश्चन को भरपेट पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भैया यहाँ न तो ईस्ट पूछा है ना कोशिका पूछा है, तो आपको दोनों को लेकर चलना है और दोनों को सही रखना है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु यानी पिरुवेट में विखंडन कहां होता है? एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 वाले में विखंडन जो होता है, यह आपके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में होता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव में होता है। 6 कार्बन वाले का 3 कार्बन वाले पिरुवेट में विखंडन, ध्यान रखना है, 6 का 3 में। अब जो अगला प्रश्न होगा ये कोशिका द्रव में होता है। अब 27वां देखिए, ऑक्सीजन का उपयोग करके पिरुवेट। देखिए अभी तो आपने देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था, ठीक है, तो वो कहां हो रहा था? तो वो तो हो रहा है कोशिका द्रव में। बाकी अब ऑक्सीजन का उपयोग करेगा और ऑक्सीजन का उपयोग करके पिरुवेट बनेगा, तब बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जी हाँ, ऑक्सीजन का उपयोग करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आप जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसी कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन का उपयोग करेगा तब माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ऑक्सीजन का ना उपयोग करे तब कोशिका द्रव। तो दोनों ध्यान रखना है आपको। चलिए आइए अगले सवाल की ओर हम आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 28वां प्रश्न, आ जाइए। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन मतलब कि वायु के मौजूदगी में, ठीक ना। वायवीय श्वसन में पिरुवेट का विखंडन कैसे होता है? तो पिरुवेट का विखंडन आपने पढ़ा होगा कि CO2 प्लस प्लस जल, है ना, जल और साथ ही साथ ATP ऊर्जा बनता है। तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना, साथ ही साथ ऊर्जा भी बन जाएगा। तो ये सी ऑप्शन, यहाँ ऊर्जा भी होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कब होगा? जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा, वायु की उपस्थिति रहेगा तब होगा। वायु की उपस्थिति में 3 चीज बनेगा, ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम जानेंगे कि वायु न मिलेगा तब क्या बनेगा, वो भी पढ़ लेंगे। चलिए, अचानक तीव्र क्रिया के दौरान पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या है? अचानक तीव्र क्रिया मतलब कि आपने फिजिकल स्टार्ट किया, जैसे आप मेंस पास हो जाएंगे, पास तो होंगे ही, पीटी भी पास होंगे, मेंस भी पास होंगे, तो उसके बाद आपको फिजिकल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले दिन जिस दिन जाएंगे तो देखेंगे कि घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द, पुशअप वगैरह लगाएंगे तो सीने में दर्द, तो ये दर्द होगा। तो ये मत समझिए कि ग्लूकोज की कमी हो गई, या ये मत समझिए कि ऑक्सीजन अधिक हो गया। आपको समझना है कि सर ने बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पिरुवेट का विखंडन हुआ होगा और वो लैक्टिक अम्ल में बदला होगा। तो लैक्टिक अम्ल का संचय याद हो गया। चलिए, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पिरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? अभी मैंने बताया कि 6 से 3 में हो जाता है विखंडन। कहाँ? तो ये 3 कार्बन वाले का केवल विखंडन पूछेगा तब माइटोकॉन्ड्रिया में बताना है, 3 कार्बन वाले का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायु वाला, है ना, वायविक, और कोशिका द्रव में जो हो रहा था वो बिना वायु वाला, मतलब वायु की अनुपस्थिति में। तो दोनों ध्यान रखिएगा। आइए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण अपघटन, देखिए अभी पूर्ण अपघटन पूछा है आपको। पूर्ण अपघटन कहाँ होता है? तो पूरी तरह जो अपघटन होगा वो होगा मैट्रिक्स में। सही आंसर मैट्रिक्स होगा, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पिरुवेट का पूर्ण अपघटन जो होगा वह होगा मैट्रिक्स, तो ध्यान रखिएगा। आइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पिरुवेट क्या बनता है? तो मैंने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा, ये तीनों बनेगा। ऑक्सीजन के अभाव में, अभी मौजूदगी में, अब अभाव में जो ईस्ट में पिरुवेट बनता है जहां एथेनॉल बनता है, अभी बताया था ना पहला कि एथेनॉल बनता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो, और ऑक्सीजन मिलेगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा।
तो यहाँ ईस्ट में विखंडन होता है, तो ये कैसे होता है? ऑप्शन देखिए क्या है, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल तो आप ऑक्सीजन मिलेगा, तब जल, और ये भी नहीं, क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा ही बनेगा। चलिए आ जाइए, यानी कि CO2 दोनों में बन रहा है, ठीक ना। आइए, ऑक्सीजन के अभाव में मानव पेशियों में पिरुवेट कैसे बदलता है? तो ऑक्सीजन के अभाव में मानव जो ये पिरुवेट बदलता है, तो मैं बता ही चुका हूं कि लैक्टिक अम्ल में ये बदल जाता है ना। आइए, लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया किसे दर्शाती है? लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया किसे दर्शाती है? तो लैक्टिक अम्ल जो बनने की प्रक्रिया है, यह आपका दर्शाएगी अवायवीय श्वसन। किसका? अवायवीय श्वसन। अभी हमने क्या दो चीज कंफर्म एकदम हो जाएगी, कंफ्यूजन मत पाइए। जब अवायवीय श्वसन होगा, यानी कि वायु की उपस्थिति में नहीं होगा, तो लैक्टिक अम्ल होगा, जिससे आपके शरीर में दर्द वगैरह होगा, ठीक है, तो वो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। जब वायवीय श्वसन होगा तो आपको नहीं पता चलेगा, उसमें क्या होगा कि जल बनेगा ही, CO2 बनेगा ही, और आपको एनर्जी मिल जाएगा, है ना, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। अवायवीय श्वसन होता है तब आपको दर्द वगैरह सब भी होता है। अवायवीय श्वसन में ये तो कोशिका में जब होगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, और ईस्ट में होगा तो एथेनॉल बनेगा। ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल, और कोशिका में ATP। कोशिका में अगर वायवीय श्वसन है, वायु के साथ है, तो ATP रिलीज होगा, जल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है। आइए अगला, पिरुवेट के विखंडन से ऊर्जा किस अवस्था में ज्यादा मिलता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कि उपस्थिति में? तो जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तब आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ध्यान रखिएगा। आइए, वायवीय श्वसन निर्भर करता है, तो ये मुख्यतः ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जलीय जीव ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो तो पानी में डूबे रहते हैं, उनको कहाँ से हवा मिलता है? तो जो जल में घुला रहता है, आप पढ़े हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिश्रण है जल, तो जो जल में घुला है ऑक्सीजन, उसी को ये लेते हैं। और जल में वैसे भी ऑक्सीजन घुला रहता है, तो उसको ले लेते हैं। चलिए, फेफड़े में गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, उसको एल्वोली कहा जाता है। फेफड़े में जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, उसको एल्वोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वोली। तो ध्यान रखिएगा, यही गैस का विनिमय होता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, बदलता है गैस, चेंजेस होता है एल्वोली में ही। गुब्बारा छोटे छोटे अंगूर जैसा ऐसे ऐसे छोटे छोटे होता है, उसको एल्वोली कहते हैं। आइए, श्वास नली में बालों जैसी संरचनाएं होती है। श्वास नली में देखिए, अभी फेफड़ा में पूछा था तो बताए एल्वोली, लेकिन श्वास नली में जो होता है वो सीलिया होता है, बाल जैसी संरचनाएं। आइए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त CO2 कहाँ छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, उसको कहाँ छोड़ता है? तो फेफड़ा में। अभी बताया कि एल्वोली उसी लिए रहता है ना, तो फेफड़ा हो जाएगा, फुफ्फुस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल। हाँ, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के किस भाग में जाता है? तो हृदय आपने सामान्यतः तो यही वाला दिल पढ़ा होगा। इसको चलिए हम तोड़ रहे हैं 4 भागों में, ठीक है। नीचे वाले को नीलय कहते हैं, ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं, इसको ऑरिकल कहते हैं, इसको वेंट्रिकल कहते हैं, है ना। एक हो जाएगा दायां और एक हो जाएगा बायां, ठीक है। तो इधर अशुद्ध रहेगा, ठीक। इसके बाद ये जाएगा फेफड़ा में शुद्ध करेगा, और शुद्ध करने के बाद फेफड़ा जो है वो इसमें लाएगा, यहाँ शुद्ध आ जाएगा, यहाँ शुद्ध आएगा, फिर ये भेजेगा यहाँ, और यहाँ से पूरे शरीर में जाएगा। ये प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन युक्त पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बायां हो जाएगा ना, बायां हो जाएगा, यानी कि बायां अलिंद। ऊपर वाले में ही आता है ना, फेफड़े से। यही तो पूछ रहा है, हृदय से किस भाग में आता है भैया? फेफड़े से निकल करके। तो फेफड़े से निकल करके हृदय के किस भाग में जाता है? तो हृदय के जाता है बायां अलिंद। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया। देखिए, मानव रक्त का सामान्य ब्लड प्रेशर कह रहा है, तो ध्यान रखिए, बच्चे तो इसको छाट देते हैं, इसको छाट देते हैं, उनको लगता है 80 होगा कि 120 होगा। तो ठीक है, मानव शरीर का जो होता है 120/80, 120/80, ध्यान रखना है, 120/80। आइए, रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है, तो ये भी आप जानते हैं। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती है। तो आपको याद, खाली एक ट्रिक मैं बता देता हूं, सही को आप सीरा बना लीजिएगा कि सीरा सही है। सीरा शरीर से हृदय की ओर सीरा ले जाता है। यहाँ क्या कह रहा है? हृदय से शरीर की ओर, तो धमनी ले जाएगा। तो कहेंगे सर ये तो आपने आसान कर दिया, हमेशा भूलते रहते थे। आपको सही सीरा याद रखना है, सही सीरा। स से शरीर, ही से हृदय,
और ये शीरा का काम है, शरीर से हृदय में शीरा का काम है। तो कहेंगे सर आपने तो ये कमाल कर दिया, और यहाँ हृदय से शरीर कह रहा है तो धमनी हो जाएगा, यानी आर्टरी हो जाएगा। चलिए आइए, अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय यानी सही, शरीर से हृदय मतलब सही, तो सही क्या था, सही शीरा था। सर ये बहुत आसान हो गया, अब ये कंफ्यूजन भी क्रिएट आपका नहीं होगा कभी। आइए, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, एनसीईआरटी का लाइन उठाया हूं, आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है ये प्रश्न। क्षुद्रांत्र में यानी कि छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है तो उसमें से अवशोषित वसा का अवशोषण करके कौन ले जाता है, उसका परिवहन कौन करता है। छोटी आंत में जो भोजन पचा है उसमें से वसा को खींचेगा कौन और ले जाएगा कौन, तो वो लसिका लिम्फ का कार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ फिर पूछेगा, लिम्फ लसिका याद रखिएगा। चलिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, तो ये पादप में पत्तियों में मुख्य काम होता है, पत्तियों में बनता है। आइए, जाइलम में जल की गति का मुख्य कारण क्या है, जाइलम में जल की गति का जो मुख्य कारण है, जल क्यों भाई नीचे से ऊपर क्यों बढ़ती है, तो कहीं कहीं आप रूट प्रेशर भी देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाष्पोत्सर्जन खिंचाव, मुख्य जो आंसर होगा वो बाष्पोत्सर्जन खिंचाव होगा, कि बाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से, जैसे देखिए पत्तियों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है और क्या हो जाता है कि पत्तियों से पानी जो है वो वायुमंडल में चली जाती है ना, तो ये जब जाएंगी तो प्रेशर यहाँ कमेगा तो नीचे से प्रेशर बढ़ेगा, तो एक तरह से तो मूल दाब भी सही होगा आंसर, बट बाष्पोत्सर्जन खिंचाव नहीं रहेगा तब, ठीक ना, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन होकर के लो प्रेशर बनता है। अब आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कोई भी चीज चल जाता है, तो प्रेशर तो बनता है बट मुख्य कारण जो है वो बाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ब्रिक यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है, नेफ्रोलॉजी है ना, जानते भी होंगे आप लोग। कृत्रिम ब्रिक मतलब कि जो डायलिसिस जिसको कहते हैं, शुद्ध रक्त करने की प्रक्रिया क्या है, तो डायलिसिस या अपोहन, अपोहन कहते हैं हिंदी में बाबू, ध्यान रखिएगा, अपोहन दे दे तो कंफ्यूजन नहीं पालना है, अपोहन, ठीक है। चलिए, रुधिर मतलब ब्लड, रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग, देखिए मैं लैंग्वेज भी वैसा ही यूज करता हूं जो एग्जाम में आता है। अब एग्जाम में कहीं आप ऐसे नहीं लिखा देखेंगे कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अलग कैसे, ऐसे नहीं, वहां रुधिर ही लिखेगा, अपोहन ही लिखेगा, है ना, तो एग्जाम वाला लैंग्वेज का उपयोग मैं करता हूं, आपने हमारे क्वेश्चंस में देखे होंगे। तो आ जाइए, रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है, तो रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग होता है वो कहाँ होता है, तो मैंने बताया है कि ये खून, ये जो चेंज होता है फेफड़ा में होता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो फुफ्फुस हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, ये रुधिर से अलग कैसे करते हैं, तो ये यूरिया वगैरह का अलग किडनी करता है और फिर किडनी साफ करके आप पेशाब करने निकल देते हैं ना, तो ये किडनी हो जाता है। आइए, ब्रिक को, किडनी को मूत्राशय से जो जोड़ता है उस नली को क्या कहते हैं, तो नली आपसे पूछ रहा है, नली पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि वो नली जो है मूत्र को जो ढोती है यानी मूत्र वाहिनी होती है, ठीक है। चलिए, क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा, देखिए अभी आपने देखा था कि क्षुद्रांत्र से जो अवशोषित वसा होता है सॉरी, उसको तो लिम्फ के द्वारा ढो रहा था, लिम्फ इधर से उधर परिवहन कर रहा था, लेकिन कह रहा है कि वसा के अतिरिक्त जो द्रव होंगे उनको कोशिका अवकाश में वापस रुधिर में कौन ले जाएगा, कोशिका अवकाश से, है ना। चलिए, लिम्फ तो वसा को ले गया, लेकिन उसके अतिरिक्त जो द्रव होंगे, तो वही प्रश्न है, वसा के अतिरिक्त जो द्रव होंगे उसको भी लिम्फ ही ले जाएगा, वसा से रिलेटेड सारा कार्य लिम्फ का ही होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये लिम्फ या लसिका का मुख्य कार्य ही होता है वसा का परिवहन करवाना, है ना। आइए, पादपों में अवशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं, तो पादपों में जो अवशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में ही जब स्टार्च वाला बता रहा था, वह पत्तियों और छालों के रूप में, मुख्य रूप से छालों के रूप में और पत्तियों के रूप में होता है, तो ध्यान रखिएगा पत्ती और छाल के रूप में। आइए, पादप में, पादप यानी कि प्लांट में गैसीय अपशिष्ट का निष्कासन कैसे होता है, तो पादप में गैसीय अपशिष्ट का निष्कासन जो होता है वो विसरण के द्वारा हो जाता है, कैसे, विसरण के द्वारा। आइए, लसिका तंत्र का मुख्य कार्य, तो अब इस प्रश्न को आप स्वतः कर लेंगे, मैंने इतना आप में कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया है कि इसका आप कर लेंगे,
और मुझे पूरा भरोसा है कि इसका सभी लोग आंसर बी लगाएंगे कि हाँ सर, अब मैं जान गया, लसिका यानी लिम्फ का जो मेन कार्य है वो वसा का ही परिवहन करना है। चलिए आइए, मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग, देखिए उत्सर्जन का तो सारा अंग है ही, बट मुख्य अगर पूछ दे इनमें से मुख्य पूछ दे तो किडनी लगाना है, ब्रेक लगाना है। आइए, पादप में अमीनो अम्ल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 60वां प्रश्न आप भले पढ़ते रह जाइए, ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। देखिएगा, पादप में अमीनो अम्ल का परिवहन, अच्छा जल सब लोग जानते हैं, जल का कौन करता है, जाइलम, ठीक है। और भोजन का कौन करता है, तो भोजन का फ्लोएम करता है, भोजन का कौन करता है, फ्लोएम। हमने बताया था खनिज लवण कौन करता है, खनिज लवण, तो खनिज लवण भी बताएंगे कि सर जाइलम ही करता है, ठीक है। लेकिन अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल कहेंगे कि सर ये तो प्रोटीन से संबंधित है, अमीनो अम्ल प्रोटीन के टूटने से बनता है, और प्रोटीन तो भोजन में आएगा, यानी कि भोजन का मतलब फ्लोएम, बिल्कुल सही है फ्लोएम। चीजों को ऐसा तोड़ मरोड़ के पढ़िए ना, मैं यकीन भरोसा दिला सकता हूं कि जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ने वाला होगा, इस प्रश्न को देख करके वो खुश हो गया होगा कि इस लेवल तक भी हमारे के सर जा सकते हैं। आप जहां पढ़ रहे हैं सामान्यतः वहां आपको ऐसे लेवल के प्रश्न नहीं कराए जा रहे हैं। बाकी आप पढ़े हो सब, जैसे आपने पढ़ा है ना कि भोजन का परिवहन कौन करता है, तो आप जानते हैं कि भोजन का तो फ्लोएम करता है, बट अमीनो अम्ल पूछने तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये तो नहीं पढ़ा। लेकिन आपको पता है कि भोजन वो प्रोटीन से टूटेगा अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल भाई पढ़ ही लिया है कि भोजन के अंतर्गत आएगा, है ना, तो फ्लोएम। तो इस लेवल की तैयारी करिए, रिजल्ट तो कदम चूमेगी आपके, मैं बता दे रहा हूं। आइए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर क्या है, मतलब वायु की उपस्थिति में और बिना वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें, तो एक तो आप जान रहे थे कि जो वायु वाले में होगा उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी, तो ये तो होगा ही, और वायवीय में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो ये भी होगा। अंतिम उत्पाद देखिए, वायवीय में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो जल बन रहा था, साथ ही साथ CO2 बन रहा था और ऊर्जा बन रहा था, ठीक है। बाकी अवायवीय में क्या बन रहा था, एथेनॉल बन रहा था और साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल बन जा रहा था। अगर मनुष्य में है तो लैक्टिक अम्ल, और ईस्ट में है मतलब कोशिका में लैक्टिक अम्ल, और ईस्ट में जो है वो एथेनॉल। तो ये उत्पाद में भी परिवर्तन, यानी कि यह सभी हो जाएगा राइट आंसर, है ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है ना, जानते हैं ये आवश्यक क्यों है, कंट्रोल करना है ताप को, नहीं, ऑक्सीजन युक्त रक्त व रहित रक्त को अलग रखना, हाँ। तो देखिए, 2 चैम्बर नहीं है, हृदय के ऊपर भी 2 चैम्बर, नीचे भी 2 चैम्बर, ठीक है। तो ये दोहरा परिसंचरण इसलिए है कि एक तरफ रहेगा भैया ऑक्सीजन वाला और इधर रहेगा बिना ऑक्सीजन वाला, इधर ऑक्सीजन वाला ब्लड और इधर बिना ऑक्सीजन, तो ये दोनों अलग होना जरूरी है, दोनों मिल ना जाए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऑक्सीजन युक्त व ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो अलग रखने के लिए ऐसा किया जाता है। 62 सवाल थे और मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं समस्या हुई होगी। एक चीज मैं और बता दूं, इस टॉपिक के कुछ और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, इस टॉपिक के कुछ और भी प्रश्न मिलेंगे, जैसे पाचन तंत्र इसमें आपने पढ़ा, तो पाचन तंत्र या ब्लड आपने पढ़ा इसमें, तो इसके और भी प्रश्न आपको कराऊंगा मैं, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है कि इतने से काम नहीं चलेगा केवल, है ना, इसके और भी 1 से 2 वीडियो और भी दे दूंगा अलग से, उसमें और भी ठूस ठूस के कंटेंट भर दूंगा ताकि ये सोने पर सुहागा हो जाए। ये तो प्योर एनसीईआरटी का था, कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा सा आपको ऐड कर देता है एग्जाम में इधर उधर से, है ना, तो उसको भी मैं पकड़ के रखा हूं, उसको भी मैं करा दूंगा, परेशान मत होइए। हम ये नहीं है कि आपको बीच में छोड़ रहे हैं, साइंस आपका इतना मजबूत करा दूंगा, करंट अफेयर ऑलरेडी करा चुका हूं, साथ ही साथ अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट रहने वाला है, क्या पता है, वो टारगेट रहने वाला है संविधान पर अब हमला बोलेंगे। संविधान भी लगभग 50% करा दिया हूं, 50% बाकी है, 8 से 9 वीडियो उसका संविधान का दे दूंगा, उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी लगभग 8 दिन का समय है, 8 दिन में लगभग कम से कम आपको 25 वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें आपका लगभग सारा कुछ कवर हो जाएगा जो बचा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।